एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ सालवी लहरे। फ्रेंड्स, आज हम जनजाति से संबंधित कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आपका एक क्लास जो है जनजाति के ऊपर में आ गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इसके पहले क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम जो टॉपिक छूट गया था जनजाति में, उन क्वेश्चन का एमसीक्यू करके देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं क्लास की। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है? कत्था निकालने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए धनवाड़ जाति द्वारा, ऑप्शन बी मांझी जनजाति द्वारा, ऑप्शन सी खैरवाड़ जनजाति द्वारा, या ऑप्शन डी बोल रहा है बिंजवाड़ जनजाति द्वारा। तो जो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य है, ये आपका खैरवाड़ जाति के द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खैरवाड़ जनजाति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? जनजातियों की भूमि छत्तीसगढ़ के किस जिलों को कहा जाता है, या किस स्थान को कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जसपुर को कहा जाता है, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी है बस्तर, ऑप्शन डी है रायगढ़। तो फ्रेंड्स, जो जनजातियों की भूमि है ये आपका बस्तर को कहा जाता है। तो बस्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली पर्व में गोबर से बनी चित्रकारी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नोहोडोरा, ऑप्शन बी है सवनाही, ऑप्शन सी है चौका, और ऑप्शन डी है गोबर चित्रकारी। तो फ्रेंड्स, जो हरेली पर्व होता है उसमें जो चित्रकारी किया जाता है उसको सवनाही के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवनाही। इसका डिटेल भी हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शन है, उनको क्या क्या अर्थ होता है उनका। तो सबसे पहले है नोहोडोरा। ये नोहोडोरा क्या होता है? तो देखिए, जैसे नया घर बनाते हैं तो नए घर में प्रवेश के पहले जो घर की दीवारें होती हैं उसमें मिट्टी से कुछ कलात्मक आकृति बनाई जाती है जिसको नोहोडोरा के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें है चौका। चौका को क्या बोला जाता है? चौक पूर्णा भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है? तो देखिए, पहले जो अनुष्ठानिक कार्य होता था उसमें जैसे कलश वगैरह रखते हैं, तो कलश वगैरह रखने की जगह को पहले चौक पूरा जाता था, फिर वहां पर कलश को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और दूसरा एक चीज ये है कि जैसे कि घर का प्रवेश द्वार होता है, तो घर की जो महिलाएं होती हैं प्रवेश द्वार के अगल बगल में वो क्या करती हैं, चौक पूरती हैं आटे से। अभी जो है चौक पूरने की जगह में आपके रंगोली बनाने का भी प्रचलन हो गया है। फिर नेक्स्ट है गोबर चित्रकारी। ये गोबर चित्रकारी क्या है? तो देखिए, जो दिवाली के अवसर में गोवर्धन पूजा करते हैं, तो गोवर्धन पूजा के दिन जो है गोबर से आकृति बनाई जाती है और उसको गोवर्धन देवता के रूप में क्या किया जाता है, उसका पूजा किया जाता है। दूसरा ये भी है, गांव में मान्यता है, गांव के लोग पहले क्या करते थे, जो धान होता है उसको इकट्ठा करने के लिए वो धान की कोठी बनाते थे और उसी कोठी में धान को इकट्ठा करते थे। उस कोठी में वो क्या करते थे, अन्न धान भंडार की समृद्धि के लिए वो गोबर से चित्रकारी करते थे, ताकि उनका जो धन धान्य है वो हमेशा समृद्ध रहे और भरा रहे। तो इसलिए वो गोबर से चित्रकारी करते हैं। अब हम देखते हैं कि सवनाही क्या होता है। फ्रेंड्स, जो सवनाही चित्रकारी है ये अभी हमने देखा, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हरेली के अवसर पर। फिर इसमें क्या विशेष है? तो देखिए, महिलाओं द्वारा बनाए गए सब जानवरों के चित्रों को क्या बोला जाता है? सवनाही चित्रकारी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोबर से क्या करते हैं, वो भूत प्रेत के भी चित्र बनाते हैं घर के दीवारों पर नीम डाल और भेड़वा भी लगाते हैं हरेली के अवसर पर। और क्या करते हैं, तो दरवाजे में चौखट पर हीर लगाया जाता है। ये सारा चीज आपका हरेली पर्व में किया जाता है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं,
माडा पॉकेट की संख्या कितनी है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 8 है, ऑप्शन बी 9 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माडा पॉकेट होता क्या है। तो माडा पॉकेट से आशय है जो विरल जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसमें जनजातियों के विकास के लिए किए गए उपबंध को क्या बोला जाता है? माडा पॉकेट के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो माडा पॉकेट है वो कौन से स्थानों में स्थित है, उसको भी हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले संभाग वाइज क्या कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ का संभागीय बॉक्स में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें दो संभाग को आपको छोड़ देना है, एक सरगुजा संभाग हो गया और दूसरा बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग इन दोनों में कोई भी माडा पॉकेट जो है स्थापित नहीं है, इसलिए इन दोनों को हमें क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। अब हमें 3 संभाग को याद रखना है। वो 3 संभाग क्या क्या है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्या? बिलासपुर संभाग। उसके बाद हमें याद रखना है दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। ठीक है, ये 3 संभाग में ही जो हमारा 9 माडा पॉकेट है वो स्थित है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में आपको जांजगीर चांपा याद रखना है। यहाँ कौन सा माडा पॉकेट स्थित है? तो यहाँ स्थित है रुंगजा। क्या स्थित है यहाँ पास? रुंगजा। फिर हम लोग चलते हैं रायगढ़ में। रायगढ़ में आपको 2 माडा पॉकेट को याद रखना है। एक क्या है? गोपालपुर। क्या है? गोपालपुर। और दूसरा है सारंगगढ़। क्या याद रखना है आपको? सारंगगढ़। ये 3 हो गए आपका बिलासपुर संभाग में। अब हम लोग चलते हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में आपको 2 जिलों को याद रखना है। एक जिला है कवर्धा, जिसको कबीरधाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम कवर्धा याद रख लेंगे आप, कवर्धा कबीरधाम में। और एक राजनांदगांव है, यहाँ आपको याद रखना है नचनिया। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? नचनिया। देखिए दुर्ग संभाग में एक कबीरधाम हो गया, दूसरा राजनांदगांव हो गया। कबीरधाम में आपको याद रखना है कवर्धा या कबीरधाम भी बोल सकते हैं, और राजनांदगांव में आपको याद रखना है नचनिया। अब हम लोग चलते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आपको 3 जिलों को याद रखना है। एक हो गया आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आपको क्या याद रखना है? बलौदा बाजार, यही नाम से है। दूसरा है महासमुंद। महासमुंद में आपको 2 याद रखना है, महासमुंद फर्स्ट और महासमुंद सेकंड। ये आपको महासमुंद में याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं धमतरी। धमतरी में आपको याद रखना है गंगरेल। क्या याद रखना है? गंगरेल। तो इतने हमारे माडा पॉकेट हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें बिलासपुर संभाग में जाना है। बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा में क्या मिलेगा? रुकजा। क्या मिलेगा? रुकजा। रायगढ़ में 2 याद रखना है, एक हो गया गोपालपुर और दूसरा क्या हो गया? सारंगगढ़। फिर हम लोग आ जाते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में कबीरधाम में हमें याद रखना है कवर्धा और राजनांदगांव में याद रखना है नचनिया। फिर हम लोग आ जाते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में बलौदा बाजार में याद रखना है बलौदा बाजार। महासमुंद में याद रखना है महासमुंद 1 और महासमुंद 2। फिर आ जाना है धमतरी में। धमतरी में याद रखना है आपको गंगरेल। आई होप इतना माडा पॉकेट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार आप संभाग का बॉक्स बनाएंगे और उसमें अच्छे से लिख के रिवाइज करेंगे, आपको सारा माडा पॉकेट अच्छे से याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं धूमपुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुड़िया जनजाति का, ऑप्शन बी बिरहोर जनजाति का, ऑप्शन डी है परजर जनजाति का, या ऑप्शन डी है उराव जनजाति का। तो फ्रेंड्स जो धूमपुरिया युवा गृह है ये आपका उराव जनजाति का युवा गृह है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो युवा गृह है इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग और जानते हैं कुछ जनजातियों के बारे में जिनके युवा गृह को क्या करते हैं। तो हम लोग चलिए समझते हैं मैप से। फ्रेंड्स अब हम लोग संभाग वाइज जो जनजातियां होती हैं उनके युवा गृह को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में
जनजातियों को याद रखना है, एक भूया और दूसरा हो गया क्या, भाग्य। भूया और क्या याद रखना है, भाग्य। तो भूया जनजाति है उसके युवा गृह को क्या बोला जाता है, रंगमंच। क्या बोला जाता है, रंगमंच। उसके बाद जो भारिया जनजाति है इनके युवा गृह को क्या बोला जाता है, तो घसर वसा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, घसर वसा। उसके बाद हम लोग आते हैं जसपुर। जसपुर में हमको याद रखना है उराव जनजाति। उराव जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है, भूपुरिया। क्या बोलेंगे, भूपुरिया। इस क्वेश्चन को अभी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। उसके बाद हम आ जाते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में हमको एक जिला याद रखना है, कौन सा जिला याद रखना है, रायगढ़। रायगढ़ में जनजाति मिलती है बिरहोर। बिरहोर के युवा गृह को क्या बोला जाता है, गितियोना। क्या बोलेंगे हम, गितियोना। उसके बाद हम लोग आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आपको एक जिला याद रखना है, महासमुंद। कौन सा जिला याद रखना है, महासमुंद। महासमुंद जनजाति है कोल। कौन सी जनजाति है, कोल। कोल जनजाति की दो युवा गृह है, एक है आपका धनगढ़ और दूसरी कोल है। तो फ्रेंड्स जो पुरुष होते हैं उनके युवा गृह को क्या बोला जाता है, धनगढ़ और जो महिलाएं होती हैं उनके युवा गृह को क्या बोला जाता है, घर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में, बस्तर में हम याद रखना है उड़िया, माड़िया। ये तीनों जातियों के युवा गृह को क्या बोला जाता है, तो घोटुल या घोटुल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परजा। परजा क्या बोलेंगे, तो धागा, धागा बक्सर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, धागा बक्सर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बस्तर में ही नारायणपुर। नारायणपुर में एक जनजाति है अबुझ माड़िया। कौन सी जनजाति है, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया जो जनजाति है इनकी युवा गृह को क्या बोला जाता है, कोसी घोटुल के नाम से जाना जाता है। क्या हम बोलेंगे हम लोग, कोसी घोटुल। फ्रेंड्स ये जो युवा गृह है ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग को क्या करना है, संभाग वाइज आप एक बार अच्छे से इसको नोट करना, 2 से 3 बार लिख के देखना, रिवीजन करना, आपको ऑटोमेटिक सारा ये जो युवा गृह है और जनजाति है ये आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में सुशील वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी है घन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन सी तत् वाद्य यंत्र है, या ऑप्शन डी विदर वाद्य यंत्र। तो जो बांसुरी है वो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील वाद्य यंत्र। फ्रेंड्स जो सुशील वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, और बांसुरी के अलावा कौन कौन से और वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सुशील वाद्य यंत्र ये क्या होते हैं, ये वाद्य यंत्र मुख से क्या करते हैं, फूंक कर बजाए जाते हैं और हवा की उतार चढ़ाव से ये क्या करते हैं, संगीत में परिवर्तन लाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सुशील वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। तो बांसुरी के अलावा जो आपका तोड़ी है, अंकुम है, सुलुड़ है, करनाल है, मोहरी है, ये सारे क्या है, सुशील वाद्य यंत्र में आते हैं। उसके बाद तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र किसे बोलते हैं, तो यह तंतु को खींचकर बजाए जाने वाला क्या है, वाद्य यंत्र है। इसमें जो आपका घंटी है दूसरे तत् वाद्य यंत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग वितत वाद्य यंत्र। ये वितत वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो देखिए किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मढ़ कर क्या करते हैं, बनाया जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक मुखी और द्विमुखी। तो एक मुखी में आपका आता है नगाड़ा, क्या याद रखना है, तुड़गुड़ी। उसके बाद द्विमुखी, द्विमुखी में आते हैं आपके मादर, ढोल और मृदंग। क्या मादर, ढोल और मृदंग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग घन वाद्य यंत्र। ये क्या है, तो यह धातु व कठोर काष्ठ से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आपका मजीरा हो गया, चिटकुल हो गया, घंटा हो गया, ये सारे जो है घन वाद्य यंत्र में आते हैं। आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि सुशील वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र ये क्या होते हैं और इनके क्या क्या कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित है। फ्रेंड्स एक और जो है विवाह के प्रकार में, और इन विवाहों में से उनके कुछ को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो एक और उनके अन्य नाम दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जो विवाह के प्रकार है कौन सा उसका अन्य नाम सही सुमेलित है उस वाले ऑप्शन को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है।
चलिए हम लोग ऑप्शन पहले देखते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं पेंडुल विवाह। पेंडुल विवाह को बुरावट विवाह के नाम से जाना जाता है क्या? तो नहीं, किसको बुरावट विवाह के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है पैसेतुर विवाह। पैसेतुर विवाह को अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है क्या? तो ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है क्या? तो देखिए विनिमय विवाह अलग होता है और गंधर्व विवाह अलग होता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सहपलायन विवाह। सहपलायन विवाह को क्षण विवाह के नाम से जाना जाता है क्या? तो नहीं, क्षण विवाह अलग होता है और सहपलायन विवाह अलग होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, पैसेतुर विवाह को भी अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पैसेतुर विवाह है या अपहरण विवाह है, ये क्या होते हैं? तो देखिए इसमें जो है कोई लड़का है किसी लड़की को पसंद करता है और लड़की उसको मना कर देती है, तो लड़का क्या करता है, लड़की का अपहरण करके उससे जबरदस्ती विवाह कर लेता है। इसी को क्या बोला जाता है? पैसेतुर विवाह या अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर है एक पेंडुल विवाह। पेंडुल विवाह को क्या बोला जाता है? चढ़ विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये पेंडुल के चढ़ विवाह क्या होते हैं? तो इसमें जो है लड़का लड़की के घर में बारात लेके जाता है, उसी को जो पेंडुल विवाह या चढ़ विवाह के नाम से जाना जाता है। एक हमारे पास है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह को बुरावट विवाह भी कहा जाता है। तो ये भी तो देखिए इसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, जैसे जिस घर से वो बहू ला रहा है उसी घर में अपनी बेटी का शादी कर देता है, तो वो बहू लाता है और अपनी बेटी को दे देता है। तो क्या कर रहा है, एक प्रकार से विनिमय कर रहा है, अदला बदला कर रहा है, बेटी लाकर और बहू लाकर बेटी को दे रहा है। तो ये हो गया आपका विनिमय विवाह या बुरावट विवाह। फिर नेक्स्ट है सहपलायन विवाह। ये सहपलायन विवाह है, इसको गंधर्व विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंधर्व विवाह और सहपलायन विवाह क्या है? तो ये है आपका मोस्ट फेवरेट आप लोग का लव मैरिज। अब इसके बारे में तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को क्या पता है कि लव मैरिज क्या होता है। तो ये आपका फेवरेट। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी है देवार, ऑप्शन सी है बैगा, ऑप्शन डी है गौर। तो जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है ये बैगा जनजाति को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैगा। फ्रेंड्स इसमें जो कमार जनजाति है इसको सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति बोला जाता है। इसके बाद जो आपका देवार है इसको गोदना शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि सर्वाधिक जो गोदना प्रिय जनजाति है वो किसे बोलेंगे? तो बैगा को बोलेंगे, लेकिन जो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति बोलेंगे तो उस कंडीशन में आपको कमार को टिक करना पड़ेगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ आपकी लेखक है ऑथर है और दूसरे साइड उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। तो हमको ऑप्शन को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं जो वेरियर एल्विन है इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? तो वेरियर एल्विन इन्होंने लिखा है द गुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक। उसके बाद बोल रहे हैं आगे ऑप्शन बी है दया शंकर नाथ। तो दया लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी। ये जो ट्राइबल इकोनॉमी है ये बैगाओं पर लिखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टीवी नायक। जो टीवी नायक जी है इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने द अबुझ मॉरियस बुक को लिखा है। उसके बाद ऑप्शन डी है श्यामा चरण दुबे। जो श्यामा चरण दुबे जी है इन्होंने क्या लिखा है? द कमार बुक लिखा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। तो ए का आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन ए में ए का 3, बी का 4, सी का क्या करना है 2 और डी का क्या करना है हमें 1 करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदना गोदने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बैगा जनजाति के द्वारा, ऑप्शन बी ओझा जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी है समरक जनजाति के द्वारा, ऑप्शन डी है कोरकू जनजाति। तो फ्रेंड जो गोदना गोदने का कार्य है ये ओझा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सुमेलित कीजिए। एक और जो है आपका जनजाति है और दूसरी ओर वो कौन सा कार्य करते हैं
वो दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सही टिक करना है और ऑप्शन का सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला बोल रहा है भुजिया। जो भुजिया जनजाति कौन सी कार्य करती है, तो भुजिया जनजाति जो है जनजाति द्वारा तबते लोहे से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो भुजिया जनजाति क्या करते हैं, लोहे से इलाज। उसके बाद में शिकारी जनजाति। तो शिकारी जनजाति में ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, छीन पत्ते से झाड़ू, चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में कमार। जो कमार जनजाति है ये क्या करती है, ये बांस शिल्पकार होते हैं। उसके बाद है ऑप्शन बी हलवा। हलवा जनजाति क्या करते हैं, तो ये कृषि कार्य करते हैं। पोहा और चिवड़ा बनाने का कार्य करती है आपकी हलवा जनजाति। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। ए का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क बोली कौन सी है। ऑप्शन है ऑप्शन ए हल्बी, ऑप्शन बी है दोरडी, ऑप्शन सी है सदरी या ऑप्शन डी है कोई। तो फ्रेंड्स जो बस्तर अंचल की संपर्क बोली है वहां पर हल्बी बोली बोली जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हल्बी। अब हम लोग देखते हैं जो दोरडी है, सदरी है और कुई है, इसको कौन से क्षेत्र में और कौन से जनजाति के द्वारा बोला जाता है। तो देखिए जो दोरडी है ये कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये सुकमा में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, सुकमा में। कौन सी जनजाति, एक डोरला जनजाति होता है, इसके द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट है सदरी। ये बोला जाता है आपका जसपुर में। कहाँ बोला जाता है, जसपुर में। और ये उराव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा, तो उराव जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है कुई। ये जो है आपके महासमुंद में बोला जाता है, महासमुंद क्षेत्र में। और इसको एक होती है कोद जनजाति, इनके द्वारा में बोला जाता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हल्दी पानी विवाह को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दूध लौटावा विवाह, ऑप्शन बी है महुआ विवाह, ऑप्शन डी है विधवा पुनर्विवाह या ऑप्शन डी है लमसेना विवाह। तो फ्रेंड जो हल्दी पानी विवाह है इसको विधवा पुनर्विवाह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह। इसको और अन्य नाम से जाना जाता है अर्ध विवाह। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध विवाह और चूड़ी पहनाई विवाह के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, चूड़ी पहनाई। देखिए सब कितना नाम हो गया, एक विधवा पुनर्विवाह हो गया, अर्ध विवाह हो गया, चूड़ी पहनाई विवाह हो गया, हल्दी पानी विवाह हो गया। तो ये सारे इसके नाम है विधवा पुनर्विवाह। दूध लौटावा विवाह ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये गोंड जनजाति में मनाया जाता है। जैसे जो ममेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं या फुफेरे भाई हैं, तो फुफेरे भाई बहन का क्या किया जाता है, विवाह करवा दिया जाता है। उसी को दूध लौटावा विवाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है महुआ विवाह। ये महुआ विवाह क्या है, तो देखिए उचित वर ना मिलने पर महुआ ये 4 के वृक्ष से विवाह करवा दिया जाता है। इसी को महुआ विवाह के नाम से जाना जाता है। फिर है लमसेना विवाह। ये लमसेना विवाह क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि लमसेना का अर्थ क्या होता है। लमसेना का अर्थ होता है ससुराल। क्या होता है, ससुराल। इसमें क्या किया जाता है, तो जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष के घर में जाता है और वधु मूल्य चुकाने के लिए वहां सेवा देता है। उसी को क्या बोला जाता है, लमसेना विवाह के नाम से जाना जाता है। और लमसेना का अर्थ ही क्या होता है, ससुराल होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है महेंद्र कर्मा कौन सी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है राव, ऑप्शन सी है बिंजवार या ऑप्शन डी है मुड़िया। तो जो महेंद्र कर्मा जी है ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो महेंद्र कर्मा जी है ये कौन है, तो देखिए महेंद्र कर्मा जी ने 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन चलाया था। और सलवा जुडूम का अर्थ क्या होता है, तो शांति की ओर लौटो होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति सबसे साक्षर जनजाति है। ऑप्शन ए है बत्रा, ऑप्शन बी है हलवा, ऑप्शन सी है प्रधान या ऑप्शन डी है पूरा। तो जो सबसे साक्षर जनजाति है वो हलवा जनजाति होती है। इनका जो साक्षरता हम लोग दर देखते हैं, प्रतिशत देखते हैं, तो 76.2
2% इनका जो है साक्षरता दर देखा जाता है। जो प्रधान जनजाति है इनका देखते हैं तो इनका रहता है 70.7% इनका साक्षरता दर देखा गया है। तीसरे नंबर में है उराव जनजाति। उराव जनजाति का साक्षरता दर कितना होता है तो 68.9% इनका साक्षरता दर देखा गया है। तो सबसे साक्षर बोलेंगे तो हल्बा, दूसरे नंबर में है आपका प्रधान, तीसरे नंबर में है आपका उराव जनजाति। अगर हल्बा नहीं दिया गया है उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा। अगर प्रधान दिया है तो प्रधान को टिक करना है, हल्बा और प्रधान दोनों नहीं दिया गया है, उराव दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको उराव को टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार आपको क्या है इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मड़ई त्योहार किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि जो मड़ई त्योहार है वो कौन सी जनजाति ज्यादातर मनाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरवा जनजाति द्वारा, ऑप्शन बी है बैगा जनजाति द्वारा, ऑप्शन सी है गोंड जनजाति द्वारा, ये ऑप्शन डी है उड़िया जनजाति द्वारा। तो जो मड़ई त्योहार है ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हर साल नारायणपुर मेला, मड़ई मेला जिसको बोला जाता है, कब आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है अगस्त में आयोजित होता है, ऑप्शन बी है दिसंबर में आयोजित होता है, ऑप्शन सी है फरवरी में आयोजित होता है, या ऑप्शन डी जून में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स जो नारायणपुर का मड़ई मेला है ये आपके फरवरी माह में आयोजित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरवरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोरला जनजाति को पहले और किस नाम से जाना जाता था, ये जानी जाती थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोया जनजाति, ऑप्शन बी है बैगा जनजाति, ऑप्शन डी है बुढ़िया जनजाति, ऑप्शन डी है कमार जनजाति। तो फ्रेंड्स जो दोरला जनजाति है इसको पहले कोया जनजाति के नाम से जाना जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोया जनजाति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चिकारा क्या है। ऑप्शन ए है शिकार करने की एक विधि है, ऑप्शन बी है एक प्रकार का पकवान है, ऑप्शन सी एक प्रकार का क्या है पशु है, या एक प्रकार का क्या है वाद्य यंत्र है। तो जो चिकारा है तो वो क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक प्रकार का क्या है वो वाद्य यंत्र में आता है आपका चिकारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति जो है काष्ठ कला करती है। ऑप्शन है ए बिजवार, ऑप्शन बी है कमार, ऑप्शन सी है कमर, ऑप्शन डी है पुष्प। तो फ्रेंड जो काष्ठ कला है ये अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अबुझ माड़िया। फ्रेंड आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।